हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती। इसके पाठ हम 18 को देखेंगे। पाठ 18 का नाम है स्थिर विद्युत। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखना है। ठीक है ना। क नंबर इसमें क्या है, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। घर्षण का मतलब होता है कि रगड़ के। ठीक है ना। और नंबर है दिया कि कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा या लकड़ी का टुकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा। आगे देखेंगे ख नंबर है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर क्या होता है, यही बताना है ना। तो और नंबर दिया है विकल्प, एबोनाइट पर धन आवेश तथा फलालेन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ब नंबर है, एबोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। स नंबर है, एबोनाइट व फलालेन दोनों पर धन आवेश होता है। और द नंबर है, एबोनाइट व फलालेन पर दोनों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, एबोनाइट पर ऋण आवेश और फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर ग दिया हुआ है, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। क्या होता है, समान प्रकार के जो आवेश उनके बीच क्या होता है, आकर्षण, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों। न तो आकर्षण बल और न ही प्रतिकर्षण बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिकर्षण बल होता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। घ नंबर है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अ दिया है 1, ब दिया है 2, स दिया है 3 या द दिया है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है ना। तड़िक चालक बनाया जाता है। जो तड़िक चालक होता है वो किसका बनाया जाता है, कांच का, रबड़ का, तांबा का या स्टील का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा का। तड़िक चालक क्या होता है कि बिजली से बचने के लिए लगाया जाता है छतों पर या टावर, बड़े बड़े अगर टावर खड़े किए जाते हैं तो ऊपर लगाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यानी रिक्त स्थान की पूर्ति किया है। देखिए शब्द दे दिया है पहले, प्रतिकर्षण, तड़ित, ऋणात्मक, धनात्मक। तो देखिए सबसे पहले क नंबर को देखते हैं। क नंबर है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर आवेश उत्पन्न होता है। तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है फलालेन पर, तो धनात्मक। ठीक है ना। एबोनाइट पर ऋणात्मक होता है, ये याद रखिएगा। ख नंबर है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। जो कांच का छड़ है उसको हम रेशम से अगर रगड़ेंगे तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा, तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ग नंबर है, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। इसका सही उत्तर इसमें भर लेंगे, प्रतिकर्षण है। ठीक है ना। आगे है घ नंबर, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो तड़िक चालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा इसको, अभी हमने इसको बताया भी। ठीक ना। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो भी कथन गलत होगा उसके सामने गलत, और जो कथन सही होगा उसके सामने सही का चिन्ह लगा लेंगे। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ख नंबर है, कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, ये भी सही है। कंघी को रगड़ लीजिए, कलम को रगड़ लीजिए अपने सर पे, और उसके बाद कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है ना। ग नंबर है, विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है, ये भी सही है। घ नंबर है, तड़िक चालक आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है, यानी कि जो भी सही है उसको मिला लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए तड़िक चालक को मिला लेंगे, तड़ित आघात से सुरक्षा। ठीक है ना।
ख नंबर है प्रतिकर्षण, इसको मिला लेंगे आवेशन की निश्चित पहचान। ग नंबर है प्रेरण, इसको मिला लेंगे आवेशन से। घ नंबर है घर्षण, इसको मिला लेंगे आवेशों का स्थानांतरण। और अंग नंबर है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसको मिला लेंगे आवेशों का नामांकन। ठीक है ना। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, कि जो आवेशित वस्तु है उसमें कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवेशित वस्तुओं में जब दोनों वस्तु में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उनमें आकर्षण होता है, यानी विपरीत प्रकार का क्या हो, आवेश हो, एक में धनायन हो एक में ऋणायन हो, तो उनमें आकर्षण होगा। परंतु जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी कि दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो, यानी कि पहले वाले वस्तु में भी ऋणावेश हो दूसरे वाले में भी ऋणावेश हो तो प्रतिकर्षण होगा, या पहले वाले में धनावेश हो और दूसरे वाले में भी धनावेश हो तो क्या होगा कि प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 है विद्युत चालक व विद्युत विरोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। देखिए इसका उत्तर है विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि। ठीक ना। देखिए 18.6 है, इसमें दिया है क्या, कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युत रोधी, इसे ज्ञात करने के लिए दो विद्युतदर्शी ए एवं बी लीजिए। देखिए आपको दो विद्युतदर्शी लेना है, ठीक ना, ए एवं बी लेना है। कैसे पता करेंगे कि वो चालक है या विद्युत रोधी है, ठीक ना। तो ए बी आप विद्युतदर्शी ले लेंगे। इन विद्युतदर्शियों को पास पास रखिए, यानी जो ए और बी हैं उनको पास पास रखना है। विद्युतदर्शी ए की चकती को एबोनाइट की छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। क्या करना है कि जो विद्युतदर्शी ए की चकती है उसको एबोनाइट की छड़ से आवेशित कराना है, स्पर्श करा के आवेशित करना है। तो यानी कि ए वाला जो विद्युतदर्शी है वे आवेशित हो गया। आगे देखेंगे आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी, यानी कि जो ए वाला विद्युतदर्शी है वो आवेशित होते ही उसकी पत्तियां फैल जाएंगी। किसी धातु जैसे लोहा तांबा या एल्युमिनियम, ठीक ना, कोई भी धातु का तार लीजिए, लेना है, ठीक, आप ले लेंगे कोई भी तार। इसे थर्माकोल की एक पट्टी में आर पार निकालिए ताकि थर्माकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। आपको क्या करना है, धातु की तार को लेके थर्माकोल का आर पार निकाल देना है, थर्माकोल के आर पार आप में उसे निकाल देंगे। ठीक है ना। अब इस थर्माकोल पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युतदर्शियों की चकतियों पर स्पर्श करे। आपको क्या करना है कि जो थर्माकोल से धातु के तार को निकाले हैं, अब विद्युतदर्शी देखिए विद्युतदर्शी हैं दो ए और बी, ये विद्युतदर्शियों को थर्माकोल ये है, ठीक ना, और ये धातु की तार है। आपको इस प्रकार से इस पर रखना है कि दोनों धातु के तारों को ए और बी विद्युतदर्शी टच करे, यानी कि छू जाए। तो दोनों यहाँ पे चकतियों को छू रहा है, ठीक ना। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इस थर्माकोल की पट्टी को पकड़कर तार इस प्रकार रखेंगे कि वह विद्युतदर्शियों के चकतियों को स्पर्श करे, ठीक है, यानी स्पर्श कर रहा है। ऐसा करने पर बी विद्युतदर्शी की पत्तियां भी फैल जाएंगी। देखिए ए वाला तो पहले ही आवेशित था, अब बी वाले को आवेशित कैसे किए कि हमने क्या किया कि जो धातु का तार है उसको ए वाले से बी वाले से स्पर्श कराएं तो उसमें भी विद्युत का प्रवाह होने लगा। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित हो जाता है। देखिए इसका क्या अर्थ है, इसका कारण देखिए क्या है कि जो ए वाला आवेशित था उसको धातु के तार को स्पर्श कराएं चकतियों से, तो बी वाला अनावेशित था तो उसमें भी आवेश आ गई धातु के तार के माध्यम से, अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु तार विद्युत आवेशों को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः यह विद्युत का क्या है, चालक है। देखिए एक लाइन में कैसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं, ठीक ना, जिनमें से विद्युत
होकर के प्रवाहित होगा उसे हम विद्युत चालक कहेंगे। अब देखिए इसका दूसरा यानी कि अनावेशित को जानेंगे, ठीक ना। यदि यह प्रयोग धातु के तार के स्थान पर, यानी जब धातु का तार लिए थे हम, वहाँ पे अब क्या लेना है आपको, प्लास्टिक, रबर या लकड़ी या थर्माकोल से करना है, ठीक ना। ए वाले को बी वाले से हम लोग क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो बी वाला है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए वाला तो आवेशित है ही है, लेकिन बी वाले को जब स्पर्श कराएंगे प्लास्टिक या रबर या लकड़ी की या थर्माकोल से, तो कोई भी आवेश बी वाले पे नहीं आएगा, ए में ही रह जाएगा। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इसका कारण क्या है कि प्लास्टिक या रबर या लकड़ी के जैसे पदार्थ हैं वो विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक ना। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। स्थिर विद्युत प्रेरण की प्रेरण को परिभाषित कीजिए। देखिए स्थिर विद्युत को प्रेरण को क्या करना है, हमें परिभाषित करना है। इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है, यानी कि चालक जिसमें कि धारा का प्रवाह होता रहे, उसके पास किसी वस्तु को लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। तो जो दूसरा चालक होता है वो भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूसरे के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि जो उसके पास का सिरा होता है उस पर क्या होता है, विपरीत आवेश। यानी कि अगर पहले आवेश पर धन है तो इसके पास वाले सिरे पर ऋण हो जाएगा, और इसके दूसरी तरफ समान आवेश यानी कि प्लस है इधर, तो इधर भी प्लस ही आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है ना। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूसरे के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहेंगे जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है, यानी कि ये दोनों जो आवेश हैं वो तब तक ही रहेंगे कि जब तक चालक जो आवेशित वस्तु है चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं, यानी कि इस प्रकार की क्रिया है अभी वो आवेशित होने की क्रिया है वो स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है, ठीक ना। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। तड़ित से होने वाली हानियां व लाभ लिखिए, यानी कि जो तड़ित है उससे होने वाली हानियां और लाभ को देखेंगे। तो पहला देखेंगे हानियां, यानी इससे हानि क्या है, भवनों, पेड़ों, जीव जंतुओं पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती है। दूसरा, विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है, यानी कि जो विद्युत उपकरण है वो जल जाने की संभावना रहती है। इससे लाभ क्या है, तड़ित चालक से उत्पन्न अधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती हैं। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आती हैं तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है, ठीक ना। इससे यह लाभ है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में क्या करता है, वृद्धि करता है। तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देता है, यानी कि तड़ित से उत्पन्न जो ऊर्जा है तड़ित के आसपास की उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को क्या करता है, ओजोन में परिवर्तित कर देता है। 9 नंबर प्रश्न है। एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गुब्बारे में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए, यानी गुब्बारा है जिसमें हवा भरी है और उसके मुंह को क्या कीजिए, आप बांध दीजिए। फूले हुए गुब्बारों को दीवार से स्पर्श कराते हुए छोड़िए, क्या होता है। अगर आप फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श कराते हुए छोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है,
गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़िए। यानी कि ये गुब्बारे को क्या करेंगे, अब आप ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे और इसे दीवार के संपर्क में लाकर छोड़ दीजिए। और इसे क्या कीजिए कि आप दीवार के पास लाके उसे छोड़ दीजिए। फिर देखिए क्या होता है। फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। आप देखते हैं कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था तब उस पर कोई भी आवेश नहीं था। यानी कि जब हमने गुब्बारे को नहीं रगड़ा था तो उस पर कोई भी आवेश नहीं था, अतः वह दीवार से क्या नहीं चिपका, ठीक है ना। परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, यानी रगड़ के क्या किया, घर्षण कर दिए, तो उसमें आवेश हो गया उत्पन्न और वह दीवार से चिपक गया, ठीक ना, दीवार से वह चिपक गया। अतः इससे सिद्ध होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती है। अतः इससे क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। 10 नंबर प्रश्न है, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है। यानी कि जो बिजली चमकती है, कड़कती है, वो गिरती है, तो उससे बचने के लिए क्या प्रबंध किया जाता है इमारतों में। तो आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रबंध किया जाता है, ठीक ना। तड़ित चालक को आप लगा लेते हैं। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ होता है। जो सुचालक धातु होता है, तड़ित चालक, वो तांबे का बना हुआ होता है। तड़ित चालक लगा दिया जाता है जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। यानी कि जो बादलों का आवेश होता है तड़ित चालक से होकर कहाँ चला जाता है, तो पृथ्वी में चला जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है और इमारत जो होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।